नमस्कार साथियों। 4 फरवरी शिफ्ट थर्ड में जो प्रश्न आए हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उसका एनालिसिस लेकर मैं आपके लिए आया हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करेंगे। पहला प्रश्न क्या था उसमें कि पूछा गया था रुद्रदामन सॉरी का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। आंसर क्या है, गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर यह स्थित है। डिटेल भी देख लीजिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। और भी डिटेल देखिए इस शिलालेख के बारे में। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। यह शिलालेख काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शिलालेख सुदर्शन झील से जुड़ी जानकारी देता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। अगला जो था राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल के नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की क्या क्या योग्यताएं हैं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये उसकी पात्रता या योग्यता है राज्यपाल बनने के लिए। इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगला है अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट नियुक्त किया गया। सरकार की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के संबंध में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय व्यवस्था का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। फिर तीसरा देखिए, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति जो है ये कृषि उद्योग से संबंध रखता है, ये बात आप नोट कर लें। अब इंद्रधनुष क्रांति के बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। इंद्रधनुष क्रांति कृषि उद्योग से संबंधित है। यह फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन का एक एकीकृत विकास है। इसमें अन्य सभी कृषि क्रांतियों का एकीकरण शामिल है। ये है हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि। एसएससी जीडी के 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के ये सारे प्रश्न हैं, जिसका एनालिसिस मैं लेकर आपके लिए आया हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। इंद्रधनुष क्रांति के उद्देश्य क्या क्या थे ये अब देखिए। पर्यावरणीय स्थिरता, संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार करना होगा। पंजाब और हरियाणा जैसे जल संकट वाले क्षेत्र में फसल विविधीकरण, भूमि प्रदर्शनी के लिए प्रयोगशाला को बढ़ावा देना, कृषि प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश करना। कृषि में रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक
खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि में आय की वार्षिक वृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना। एक कोई योजना थी जो मोदी ने लागू की थी, इसका आंसर क्या होगा? पीएम मोदी ने अब तक कई योजना शुरू की है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखता है। कुछ प्रमुख योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चालू की गई हैं, उसमें पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, ये शॉर्ट फॉर्म है। सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए यह योजना लागू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY, इसका शॉर्ट फॉर्म है। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन के लिए ये योजना थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती आवास सुविधा प्रदान करने के लिए है ये। मेक इन इंडिया, देश में निर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया, नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान, इसे शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए। आयुष्मान भारत योजना, PMJAY, इसे शॉर्ट में कहा जाता है, गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने के लिए है ये योजना। स्वच्छ भारत अभियान, पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है ये। फिर अगला है 2000 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो इसका सही जवाब है मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के मुताबिक। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। मेघालय में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या 27.82% के दर से बढ़ी थी। वहीं नागालैंड में जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई थी। नागालैंड में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी कुछ और जानकारी नीचे दी गई है जो आपको जाननी जरूरी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ी थी। 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.1% थी। 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.9% थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और एक एक करके नोट कर सकते हैं। 2001 से 2011 के बीच मिजोरम की जनसंख्या वृद्धि दर 22.8% थी। 2001 से 2011 के बीच उड़ीसा की जनसंख्या वृद्धि दर 14% थी। 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल की जनसंख्या वृद्धि दर 13.90% थी। 2001 से 2011 के बीच कर्नाटक की जनसंख्या वृद्धि दर 15.7% थी। तमिलनाडु के अगला जो है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय तमिल राजनेता है जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। उन्होंने 28 अगस्त 2018 से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। डिटेल देखिए DMK के बारे में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारत का एक राजनीतिक दल है जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक बड़ा प्रभाव है। संस्थापक हैं इसके CN अन्नादुरै। अब 7 नंबर का प्रश्न जो था, ये सारे प्रश्न आपका SSC GD 4 फरवरी शिफ्ट 3 में पूछा गया है, जिसकी एनालिसिस लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। वीडियो आपके काम की है, आप अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? तो पश्चिम से भारत को अरब सागर घेर के रखा हुआ है। इसका सही जवाब है भारत को पश्चिम से अरब सागर घेरता है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। भारत को घेरने वाले अन्य जल निकाय जो हैं
दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिमी तट पर कई बंदरगाह हैं, जैसे कि कांडला, मझगांव, JLN बंदरगाह, नहावा सेवा, मरमगाओ, मंगलौर और कोचीन। फिर 8 नंबर का प्रश्न है, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नर्तकियों में कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? या फिर इसका प्रश्न ऐसे भी था, 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है बैजंती माला, इसका सही जवाब होगा। अब बैजंती माला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बैजंती माला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और गायिका हैं। उन्हें पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2011 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय सिनेमा की उन महान अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में फिल्मों में अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। बैजंती माला बाली एक अभिनेता, नर्तकी, सिनेमा, नृत्य और गायन के बारे में बात करती है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य शैली को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर कर लें, जिससे आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न, अगला देखिए, इसके बारे में जो है, बैजंती माला एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और सांसद हैं। हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी इन्हें माना जाता है। वह कई प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 2 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। अगला है 9 नंबर, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई निम्न प्रकार हैं। लंबाई 28 मीटर लगभग 94 फीट में होता है ये। चौड़ाई 15 मीटर 50 फीट होता है ये। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर या 94 फीट और चौड़ाई 15 मीटर या 50 फीट होती है, जो NBA के मानक के अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FIBA मानक में लंबाई 26 मीटर 85 फीट और चौड़ाई 14 मीटर 46 फीट होती है। बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में और अन्य जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है। बास्केटबॉल कोर्ट आयताकार होता है। कोर्ट की सतह सपाट और कठोर होती है। कोर्ट के दोनों छोरों पर टोकरी होती है। इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में आमतौर पर मेपल की लकड़ी का फर्श होता है। बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केट, 3 बिंदु आर्क, फ्री थ्रो लाइनें और हाफ कोर्ट लाइनें होती है। बास्केटबॉल रिम हुप का व्यास 18 इंच या 46 सेंटीमीटर होता है। बैकबोर्ड की चौड़ाई 6 फुट 1.83 मीटर और ऊंचाई 3.5 फुट या 1.07 मीटर होती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट कर लें। काफ़ी काम की वीडियो है आपके लिए। फिर अगला प्रश्न है, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को पूरे देश में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। फिट रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है और लोगों की जीवन शैली पर सख्त नियंत्रण रखने का आह्वान किया। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को किया था। यह क्रीड़ा दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। 11 नंबर का देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिलपतिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन है। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। अब देखिए,
नृत्य शैली भरतनाट्यम, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? तो तमिलनाडु से। कथक यह उत्तर पश्चिम मध्य भारत का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। सत्रिया नृत्य असम का है। इसे ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। फिर अगला है, आर वेंकट राव किससे संबंधित है? आर वेंकट राव भारतीय प्रशासक और राजनेता है। राय वेंकट राव जन्म जो हुआ है टी वेंकट राव, जिन्हें वेंकट रो भी लिखा जाता है, और मृत्यु 1948 में हुई थी। एक भारतीय प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने 1821 से 1829 और 1838 से 1839 तक त्रावणकोर के दीवान के रूप में कार्य किया था। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। अगला है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। डिटेल देखिए, म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। म्यांमार की राजधानी नायपियोडो है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। और राष्ट्रीय फूल नर्रा है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। सही जवाब है इसका, श्रीलंका की भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यह मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धनपुरा श्रीलंका की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? सैन्य और राजनयिक शक्ति। भारत के राज्यपाल के पास सैन्य और राजनयिक शक्ति नहीं होती, ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। राज्यपाल के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिटेल देखिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में पेश किए विधेयक को पारित, रोका, लौटाया या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। अब देखिए, मौर्य काल से जो प्रश्न आए थे उसका सारांश इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक थे। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो बिंदुसार थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था? वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक। मौर्योत्तर काल क्या था? मौर्य साम्राज्य के बाद का काल, जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? आसपास के क्षेत्र में लोहे के औजारों और हथियारों का नियमित इस्तेमाल होना इसके पतन का कारण रहा। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? उसका नाम है इंडिका। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बैराट। फिर अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उसके सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 में शुरू की थी। पंचवर्षीय योजनाएं FYPS केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चीन भी पंचवर्षीय योजनाओं का इस्तेमाल करता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और परिवहन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्कूल नामांकन में लिंग सामाजिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर आगे देखिए, करंट
से संबंधित जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सर्वाधिक ज़्यादा काम हुआ है? तो यह काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब डिटेल देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने के लिए इन पहलुओं पर काम किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। दोस्तों, वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपके काम की है, अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। 4 फरवरी शिफ्ट 3 में जो प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस है ये। अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अगला देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 51A नागरिक के कर्तव्य के बारे में है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 आपातकाल की स्थिति से संबंधित है। फिर देखिए, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? बसंत पंचमी हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है। हरियाणा और पंजाब में बसंत पंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में खासकर बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लोग पीले कपड़े पहनकर मंदिर, गुरुद्वारे में जाते हैं। दोस्तों, 4 फरवरी शिफ्ट 3 में जो प्रश्न आए हैं एसएससी जीडी में, उनका एनालिसिस है ये। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट है, यहाँ खेतों में हल चलाकर फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की जाती है। राजस्थान में भी बसंत पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कब मनाई जाती है बसंत पंचमी? यह माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, जो आमतौर पर फरवरी में होती है। सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी का विशेष संबंध सरस्वती पूजा से है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। खासकर शिक्षा और विद्या से जुड़े लोग इन दिनों अपने किताब और कलम की पूजा करते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत। यह त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब मौसम में बदलाव आता है और ठंड की समाप्ति होती है। कुछ और प्रश्न। पॉलिटी से 2 प्रश्न हैं, पड़ोसी देश से भी प्रश्न है, भाषा से संबंधित है, नीतियों से, और साइंस से नाव वाला प्रश्न। अब हिंदी में देखिए, जो प्रश्न आए थे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम की लगी होगी। मैं जो ये एनालिसिस 4 फरवरी शिफ्ट 3 के लेकर के आया हूं, तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।